इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका। रुक करते हैं हम खबर की ओर। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की सराहना की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार मिशन कर्मयोगी के विजन को साकार करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, पारदर्शी लाना और जन सेवा को और प्रभावी बनाना है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूपी में विकास, सुशासन और जवाबदेही को नई दिशा की जा रही है। सरकार का फोकस है कि हर नागरिक तय योजना का लाभ पहुंचे। यही प्रयास प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, जनसेवा को और प्रभावी बनाना है। उत्तर प्रदेश में विकास, सुशासन और जवाबदेही को नई दिशा दी जा रही है। सरकार का फोकस है कि हर नागरिक तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच सके। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ मिशन कर्मयोगी के विजन को साकार करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार सुशासन की प्राथमिकताओं में कैपेसिटी बिल्डिंग को केंद्र में रखते हुए इसे निरंतर सुदृढ़ कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा आयोजित साधना सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नेतृत्व में सभी विभागों एवं जनपदों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान विषय विशेष केंद्रित प्रशिक्षण एवं अधिगम पहल आयोजित की जा रही है। यह सामूहिक प्रयास सक्षम, संवेदनशील एवं परिणामोन्मुख प्रशासन के निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। विगत 5 वर्षों में मिशन कर्मयोगी ने क्षमता निर्माण को एक सशक्त और परिवर्तनकारी दिशा प्रदान की है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रभावी यात्रा के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऐसे प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रभावी एवं उत्तरदायी शासन को और अधिक सुदृढ़ करता रहेगा। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में नई ऊर्जा और संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा मानवीय और प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 22,000 मदरसा शिक्षकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी मदरसा आधुनिकीकरण योजना के कारण बंद होने के बाद करीब 26 महीने पहले चली गई थी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शिक्षा के स्तर को सुधारने में इन शिक्षकों के योगदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1995 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा देना था। इसके तहत यूपी में लगभग 22,000 एडहॉक शिक्षक नियुक्त थे। हालांकि केंद्र सरकार की फंडिंग बंद करने के बाद 2023 से 24 में ये योजना बंद हो गई, जिससे ये शिक्षक बेरोजगार हो गए। आपको बता दें कि 2 साल से अधिक समय से बिना वेतन के संघर्ष कर रहे हैं ये शिक्षक। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इन शिक्षकों को मदरसा शिक्षा प्रणाली के भीतर ही समायोजित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया है और उनके अधिकारों को उनसे वंचित नहीं किया जाएगा।
अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम सहित जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां पर चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। बंगाल में आयोग ने डीजीपी सहित बड़े अधिकारियों को हटा दिया है। इतने अधिकारियों को यूपी में 2022 चुनाव में नहीं हटाया गया। हम लोगों ने यूपी के उपचुनावों में देखा कि जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की थी उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना चुनाव आयोग ने की ना सरकार ने की। देखिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। होने लगी और रिवर्स फ्रंट के बाद दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पर भी बात होने लगी। और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर टीचर अवध ओझा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है। अवध ओझा ने राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी को राजनीतिक गुरु की जरूरत है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। ओझा ने उन्हें आयरन मैन कहा। आपको बता दें, इसी के साथ ही नीतीश कुमार को राज्यसभा न जाने की सलाह भी दी है। एक तो उन्हें अच्छा गुरु चाहिए जो उन्हें राजनीतिक समझ पैदा करने में उनकी मदद करे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर टीचर अवध ओझा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है। अवध ओझा ने राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी को राजनीतिक गुरु की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मौजूदा वक्त में एक अच्छे गुरु की जरूरत है और साथ ही अकबर की तरह अपने बेहतर नवरत्नों को चुनने की जरूरत है। उन्हें दो चीजें चाहिए। एक तो उन्हें अच्छा गुरु चाहिए जो उन्हें राजनीतिक समझ पैदा करने में उनकी मदद करे। वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक उनके अंदर राजनीतिक समझ नहीं पैदा होगी तब तक वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो राजनीतिक साइंस पढ़े, राजनीतिक समझ। और दूसरा, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, समुद्रगुप्त की तरह, अलाउद्दीन खिलजी की तरह, अकबर की तरह वो जो नवरत्न का कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छा करना चाहिए। इस बयान के साथ ही अवध ओझा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ भी की। ओझा के मुताबिक अमित शाह आयरन मैन की तरह है। दबंग वाला भाव है ना, राजनीतिक रूप में भी, डिसीजन लेने के रूप में भी। कभी कभी मैं उन्हें टीवी चैनलों पर जवाब देते हुए भी देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो आयरन मैन वाली स्थिति है उसको, उस रास्ते पे वो चलते हैं। अवध ओझा ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब उन्हें या तो प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या फिर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब उनको प्रधानमंत्री से नीचे तो समझौता नहीं करना चाहिए कि चाहे 4 दिन के लिए बनाओ लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। मैं राज्यसभा तो नहीं जाऊंगा, पहली चीज। जैसे चंद्रशेखर जी बने थे 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री। दूसरी चीज, अगर जब वो फॉर्म में है और अपनी उपलब्धियों की ऊंचाई करें तो उन्हें संन्यास लेना चाहिए। बहुत सेवाएं दी उन्होंने देश को, राज्य को, बहुत सेवाएं दी। इतिहास में वो अमर हैं, अमर हो जाएंगे और उनको एक अच्छे रूप में याद भी किया जाए। तो ये सही समय है उनके लिए, या तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे 2 महीने के लिए बने, और या वो संन्यास ले, राज्यसभा न जाए। अवध ओझा राजनीति से वैसे संन्यास ले चुके हैं और अपने विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ओझा नेताओं की रणनीति, निर्णय क्षमता और राजनीतिक समझ पर अक्सर बात करते हैं और इस बार राहुल गांधी पर दिया उनका बयान चर्चा में है, क्योंकि राजनीतिक गुरु की बात कहकर अवध ओझा ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ पर सवाल उठा दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर टीचर अवध ओझा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है।
अब बात करते हैं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की, जहां उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और टीएमसी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए बदलाव की जरूरत है। भय का माहौल खत्म करना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना और विकास की नई राह खोलना पश्चिम बंगाल की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि लोग बीजेपी की सरकार चुनें ताकि राज्य में ईमानदारी, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सके। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि हेमा मालिनी एक कल्चरल एम्बेसडर हैं और पश्चिम बंगाल में उनके कार्यक्रम में रुकावट गलत है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर उन्होंने साथ में आरोप भी लगाया कि ये कल्चरल इमरजेंसी है और महिलाओं को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। एनसीपी के अंदरूनी विवाद पर शायना ने कहा कि ये पार्टी का मामला है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के असम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। हेमा मालिनी एक कल्चरल एम्बेसडर है, उनका स्वागत होना चाहिए हर एक प्रदेश में। वहाँ ममता बनर्जी देखती है कि रुकावट करें और उनका प्रोग्राम ना हो। एक महिला को महिला का समर्थन करना ही चाहिए, लेकिन खैर वेस्ट बंगाल में ये कल्चरल इमरजेंसी है। और ये जान लीजिए ममता बनर्जी कि महिला जो ये पूरे इंसिडेंट को देख रहे हैं वो आपको वोट नहीं करेंगे। ये एक अंदरूनी मामला है एनसीपी का। इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, जो जांच हो, जो निर्णय लिया जाएगा वो उनकी एक अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है देश भर में और आसाम में भी, क्योंकि जब हम कहते हैं जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, उसकी शुरुआत होती है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से। डीएम के भ्रष्टाचार का प्रतीक है जो उन्होंने अन्याय किया है तमिलनाडु की जनता के साथ। उससे एक चीज स्पष्ट है कि अब वक्त आ गया है एनडीए, एआईएडीएमके और बीजेपी का एक डेवलपमेंट एजेंडा पे फोकस करे तो वो बेहतर होगा। सिर्फ गाना सुनाना, राजनीति कर। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ममता बनर्जी को बंगाल की सुपर टाइगर और बंगालियों की आवाज बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल और बंगाली सेंटीमेंट ममता के साथ है। पप्पू यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी बंगाली संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। आपको बता दें कि उनके अनुसार ममता बनर्जी वो नेता हैं जो बंगाल के लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक का सम्मान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में चुनावों के समय लोगों की सोच और सेंटीमेंट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ममता बनर्जी ही इस दिशा में सही प्रतिनिधित्व कर रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बंगाल का सुपर टाइगर, बंगाली संस्कृति की रक्षा, बांग्ला की आवाज, एक ही शेरनी है झांसी की रानी ममता दीदी। पूरा बंगाल और बंगाली सेंटीमेंट ममता दीदी के साथ है। बीजेपी हमेशा बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ रही है और बीजेपी को पूरे नॉर्थ में सिर्फ साजिश के तहत आसाम ही जीती थी, कहीं भी जीतने की स्थिति नहीं होती है। बंगाल की जनता 100 जन्म में बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बंगाल का सुपर टाइगर, बंगाली संस्कृति की रक्षा, बांग्ला की आवाज, एक ही शेरनी है झांसी की रानी ममता दीदी। पूरा बंगाल और बंगाली सेंटीमेंट ममता दीदी के साथ है। बीजेपी हमेशा बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ रही है और बीजेपी को पूरे नॉर्थ में सिर्फ साजिश के तहत आसाम ही जीती थी, कहीं भी जीतने की स्थिति नहीं होती है। बंगाल की जनता
100 जन्म में बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बंगाल का सुपर टाइगर। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत में लगभग 200 जिले नक्सली प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि ये प्रभाव पशुपति से तिरुपति तक फैलने 5 प्रमुख गलियारों में था, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल थे। सांसद ने कहा कि उस समय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए और कई जवानों ने अपनी कुर्बानी भी दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उनकी शहादत के बावजूद कई लोगों की जान चली गई, जिससे सुरक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की सक्रिय नीतियों और सुरक्षा बलों की मेहनत से नक्सली प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है। देखिए क्या कुछ कहते हैं। केवल 2 जिले 3 जिले ही हाँ, इसमें कहाँ दूर है। जब 2014 के पहले देश की परिस्थिति ऐसी थी कि 200 जिला तो सीधा गिरफ्त में थे। 5 रेड कॉरिडोर था, पशुपति से तिरुपति तक बहुत लंबी कॉरिडोर थी, और झारखंड उसमें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, प्रतिदिन कुछ न कुछ पैरामिलिट्री फोर्स अपनी कुर्बानियां देते थे, लोग मारे जाते थे। आज जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं ये कह सकता हूं, और ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि केवल 2 जिले 3 जिले ही सिमटकर बच गए हैं। बाकी या तो मारे चले गए, या तो सरेंडर किए पुनर्स्थापित नीति के तहत, या अपना हथियार छोड़कर भाग गए। तो उग्रवाद लगभग, मैं ये कह सकता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री के जो वक्तव्य दिया सही दिया। जैसे झारखंड में हम भुक्तभोगी हैं उसके, हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय काल से ही 90% समाप्त हो गया था केंद्र सरकार के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि समाप्त हो गया। अब बात करेंगे इटावा की, जहां नए सत्र की शुरुआत के साथ स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पानकुबर इंटरनेशनल स्कूल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्कूल बसों में इमरजेंसी खिड़की, सीट बेल्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। हर बस में प्रशिक्षित ड्राइवर के साथ हेल्पर तैनात किए गए हैं, जो बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। स्कूल कैंपस में भी निगरानी कड़ी कर दी है। अभिभावक इस व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए हैं। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पास आउट होकर स्कूल से निकले हैं, तो वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स के न्यू एडमिशन हुए हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि स्कूल प्रबंधन द्वारा जो छात्र छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जो उनके बाहर हैं उनको घर से लाने के लिए, ले जाने के लिए उनमें किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरी प्राथमिकता है कि बच्चे घर से विद्यालय और विद्यालय से घर सुरक्षित पहुँचें। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट आता है, तो हमारे पास जो भी बसेस हैं उन सब में ड्राइवर्स हैं, हेल्पर्स हैं, और सुरक्षा मानकों के तहत अब बसेस में भी सीट बेल्ट आने लगी हैं। हमने बच्चों की सीट्स जो हैं वो फिक्स की हैं, बच्चे वहाँ बैठते हैं, सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं। बसेस के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर है, फर्स्ट एड बॉक्स है, या अन्य चीज़ें हैं, वो सारी अच्छी कंडीशन में हैं। हमारे हेल्पर्स बच्चों को चढ़ाने में, उतारने में मदद करते हैं, रोड पार कराने में मदद करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट की हम इतनी सारी चिंता करके अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। जहाँ तक स्कूल का सवाल है, बच्चे विद्यालय आने के बाद छुट्टी में ही घर वापस जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों से मिलने आता है तो हम ऐसे ही उसको मिलने नहीं देते। पेरेंट्स ने जिसको ऑथराइज कर रखा है या पेरेंट्स खुद आते हैं तो उसका भी एक टाइम है, उस टाइम पर वो आकर के मिल सकते हैं। स्कूल कैंपस में CCTV सर्विलांस है। हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को क्लास में अकेला न छोड़ा जाए, हमेशा कोई ना कोई टीचर रहे। कॉरिडोर्स में भी CCTV मॉनिटरिंग है, तो बच्चे कहीं पर भी इस तरह से नहीं हो पाते अकेले कि हमें ये लगे कि हमारी नज़र से बाहर हैं या कहीं पर भी वो असुरक्षित हैं। विद्यालय भवन के अंदर तथा ट्रांसपोर्ट सब जगह अच्छी व्यवस्थाएं करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मेरा बच्चा है और बेटी है, सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो
भी हो सकता है स्कूल मैनेजमेंट से सारी सुविधाएं दी गई हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बच्चे अगर कोई मार्केट में आते हैं, हमारे बच्चे सेल्फ भी आते हैं, तो बच्चे अपने बसों से आते हैं, सारी बसों की प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी दी हुई हैं। सेल्फ अगर बच्चे अपनी साइकिल से आ रहा है तब भी इनके जो टीचर हैं वो रास्ते में खड़े होकर सब चीज़ें देखते, निगरानी रखते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया अच्छी तरीके से। मेरे पीछे एक स्कूल बस है, उसमें छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उन छात्र छात्राओं के लिए वाहन में किस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। अगर आपातकालीन कोई स्थिति होती है तो वह अपना बचाव किस नज़रिए से या किस दृष्टि से करते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश कर देंगे। ये एक स्कूल बस है और स्कूल बस में हम देखेंगे कि जो जैसे मान लो कोई आपातकालीन स्थिति होती है, कोई हादसा होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। अगर स्कूल बस ये है, अगर इसमें कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो अपना बचाव किस दृष्टि से करेंगे, किस नज़रिए से करेंगे? उस गेट से। वो इमरजेंसी, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि जो इमरजेंसी विंडो है, अगर कोई परेशानी होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो ये एक इमरजेंसी विंडो है, आपातकालीन दरवाज़ा, इसको हम खोलेंगे और यहाँ से निकलेंगे। वहीं पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फायर के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं स्कूल प्रबंधन द्वारा, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो फायर सेफ्टी के लिए एक सिलेंडर यहाँ पर रखा गया है। अगर कोई आगजनी होती है, अचानक अगर बस में आग लगती है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर या जो हेल्पर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरीके से इससे बचाव रख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अमोल यादव। जैसे आप यहाँ स्कूल के बस के चालक हैं, तो स्कूल आप बच्चों को लेने के लिए और लाने के लिए आपको रखा गया है। अगर आपातकालीन कोई स्थिति होती है या फिर कोई परेशानी होती है, तो आप स्टूडेंट्स को बचाने के लिए क्या सबसे पहले करेंगे या क्या करते हैं? क्या करेंगे? यही करेंगे, कोशिश करते हैं कि बच्चे सब बचा लें, उनको उतार दें गाड़ी से नीचे। उसके बाद उन्हें गार्जियंस और जो हेल्पर नंबर जो होते हैं उनसे कॉल करना है, उन लोगों को भेजना है, उनके घर या स्कूल भेजना है। अगर आपातकालीन स्थिति में अगर आगजनी होती है या कोई परेशानी होती है, सिलेंडर है गाड़ी आप जैसा कि इन्होंने बताया कि एक सिलेंडर यहाँ पर बस में और रखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम सेफली बच्चों को बचा सकते हैं। वहीं पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हर स्कूल बस में एक हेल्पर रखा गया है, जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इटावा से इंडिया वॉइस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।